नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद आज़ाद में। और मैं अभिषेक वर्मा आज़ाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड यूनिवर्स पार्ट 2 पे। पार्ट फर्स्ट में हम काफ़ी तथ्यों से परिचित हुए हैं, तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आज हम देखेंगे कि तारों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे एक तारा रक्तदानव अवस्था श्वेत वावन अवस्था में पहुंचता है, न्यूट्रॉन तारा क्या है या पल्सर तारा क्या है, ब्लैक होल क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बार आपने आज देख लिया तो फिर ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे कि तारों के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके आगे की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो आज अध्ययन करते हैं इसी का। तो शुरुआत करते हैं कि वास्तव में तारे हैं क्या। तो तारे जो हैं, वास्तव में तारों के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आकाश गंगा में जो एक तारों का विशाल समूह होता है, आकाश गंगा की जो तीसरी भुजा होती, थर्ड जो भुजा होती है, उसमें जब हीलियम और हाइड्रोजन के बादलों का निर्माण होता है, इनको हाइड्रोजन मेघ भी कहा जाता है, उन बादलों के निर्माण के साथ ही तारों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तारे क्या हैं? तारे वास्तव में ये हाइड्रोजन का भंडार है। तारों में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। तारों का अपना प्रकाश भी होता है, तारों की अपनी एक ऊष्मा भी होती है, उनका एक टेम्परेचर भी होता है, ताप भी होता है। तो तारे जो हैं, आपने देखा होगा कि वो टिमटिमाते रहते हैं। ग्रह और तारे में क्या फ़र्क है? कुछ ग्रह होते हैं जो चमकते हैं, जैसे शुक्र, लेकिन शुक्र कभी टिमटिमाता नहीं है, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं। तारों का अपना एक प्रकाश होता है, उनका अपना एक टेम्परेचर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि तारों में जो हाइड्रोजन का जो प्रचुर मात्रा है, जो प्रचुर भंडार है, तो जितने भी हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर संलयित होकर एक भारी नाभिक, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और आपको पता है यही प्रक्रिया नाभिकीय संलयन की कहलाती है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि तारों के भीतर जो हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अर्थात हाइड्रोजन के नाभिक जो हैं वो भारी मात्रा में हैं। तो हाइड्रोजन के कई नाभिक जो हैं मिलकर, हाइड्रोजन के कई नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और आपको पता है कि इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा के कारण तारों के पास उनकी अपनी एक ऊष्मा होती है, उनका एक टेम्परेचर होता है, और उनका अपना एक स्वयं का प्रकाश होता है। तो तारों की जो ऊष्मा है, ऊष्मा क्या, एक प्रकार की एनर्जी है, तो उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है हाइड्रोजन नाभिक। यानी कि कह सकते हैं कि तारों का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, फ्यूल ऑफ स्टार्स, वो किसको कहेंगे? वो हाइड्रोजन को कहेंगे। इसी के कारण उसमें ऊष्मा विद्यमान है, उनमें प्रकाश जो है विद्यमान है। लेकिन आपको पता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन नाभिक लगातार संलयित होकर हीलियम नाभिक बना रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन नाभिक धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, हाइड्रोजन की मात्रा कम पड़ती जा रही है। तो धीरे धीरे जब हाइड्रोजन खर्च होने लगता है, समय के साथ साथ कम पड़ती जाती मात्रा, उसके साथ तारा अपनी चमक खोने लगता है, वो चमकना उसका फीका पड़ जाता है, और धीरे धीरे तारा जो है ठंडा पड़ जाता है। तारा जो होता है, तारे की समयावधि भी एक निश्चित होती है। ये संसार में सभी चीज़ें नश्वर हैं, तो तारे की एक निश्चित समयावधि होती है। अब ये समयावधि डिपेंड करती है तारों के आकार पे। मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए कि तारों का आकार जो होता है, या कह सकते हैं कि तारों की जो जीवन अवधि होती है, तारों की जीवन अवधि उनके आकार पे डिपेंड करती है, और तारों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है जीवन अवधि। मतलब उल्टा संबंध होता है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो तारा आकार में जितना बड़ा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होगी, और जो तारा आकार में जितना छोटा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये संबंध है तारों के आकार और उनकी जीवन अवधि में। अब मैं आपको बताऊं कि तारा जो होता है, जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो उसमें ऊष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो तारा होता है वो नीले कलर का होता है। किस रंग का? नीले कलर का, प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन इसके बाद मैंने कहा, जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू है, तो हाइड्रोजन नाभिक खर्च होंगे, तो क्या होगा? ऊष्मा की जो मात्रा है वो कम पड़ेगी, तारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन नाभिकों के खर्च होने के बाद जब तारा थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, तापमान में गिरावट आ जाती है, तब तारे के रंग पर भी इसका असर पड़ता है।
ठंडा होने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तारा, तब उसका रंग नीले से परिवर्तित हो जाता है किसमें, सफ़ेद में। तब तारा सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन नाभिक लगातार खर्च हो रहे हैं, ऊष्मा कम होती जा रही, तारे की चमक फीकी पड़ती जा रही। तो जब और ठंडा हो जाता है तारा, तापमान और नीचे गिरता है, तब तारे का रंग सफ़ेद से परिवर्तित हो जाता है पीले रंग में, तारा पीला रंग का हो जाता है। और जब तापमान में और गिरावट होती है, तारे की चमक और फीकी पड़ जाती है, तारा और ठंडा पड़ जाता है, तब अंतिम अवस्था में वो पहुंच जाता है किस रंग में, लाल रंग। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में तारा नीले रंग का होता है और अपनी अंतिम अवस्था में तारा जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और जब तारा ठंडा होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिए, इसी को लाल रंग के इसी ठंडे पड़ चुके तारे को ही रेड जायंट कहा जाता है। रेड जायंट कहिए या इसी को कहते हैं रक्तदानव। इसी को रक्तदानव तारा कहा जाता है। अर्थात तारा ठंडा पड़ने के बाद जब लाल रंग का हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो उसी को रक्तदानव कहते हैं। आपको पता है कि उदाहरण के तौर पे भी अगर आप देखें तो रसोई घर में जो एलपीजी गैस आप जलाते हैं, तो उसकी जो लौ होती है वो नीले कलर की होती है, तो उसमें आपका खाना बहुत जल्दी पक जाता है। उसी तरह क्योंकि उसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, चूल्हे पे आप जलाएंगे तो खाना पकने में देर लगती है। उसी तरह तारा जब नीला रंग का होता है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो उसकी जो ऊष्मा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप मोमबत्ती या चिराग जलाइए, तो चिराग या मोमबत्ती की लौ में जो भीतर झांकते हैं, तो आंतरिक भाग देखेंगे और उसमें नीले रंग की आपको ज्योति दिखाई पड़ेगी। उसका बाहरी भाग पीले रंग का और सबसे बाहरी भाग लाल रंग का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये तारों का कलर है जो परिवर्तित होता चला जाता है उसके टेम्परेचर के साथ साथ। अब इसके बाद जब रक्तदानव अवस्था में तारा पहुंच गया, इसके बाद एक अवस्था आती श्वेत वामन या वाइट ड्वार्फ। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। अब रक्तदानव अवस्था में जब तारा पहुंचा है, इसके बाद वाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन। अब ये क्या है, वाइट ड्वार्फ श्वेत वामन। अब होता क्या है, जो लाल रंग का तारा है, जो रेड जायंट यानी कि रक्तदानव अवस्था में, जब ये तारा ठंडा पड़ता है, जब ठंडा पड़ता है तो इसकी बाहरी सतह फैलती है। रक्तदानव जो अवस्था होती है तारे की, इस अवस्था में तारे की बाहरी सतह फैलती है, और फैलती है तो इस दौरान रक्तदानव में एक प्रचंड विस्फोट होता है। एक विस्फोट होता है तारे में इस अवस्था में, जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। कौन सा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। तो जब रक्तदानव अवस्था में सुपरनोवा विस्फोट होता है तारे में, उसके बाद उस तारे का जो अवशेष होता है, उस तारे का जो अवशेष होता है, अगर उस अवशेष का द्रव्यमान, विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का जो द्रव्यमान है, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना या उससे कम हो। मेरी बात आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा रक्तदानव अवस्था में तारे में जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद तारे का अवशेष फैला, तो जितना भी अवशेष है, अगर उस अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने या उससे कम है, तब यही जो रक्तदानव अवस्था का जो तारा है, यही परिवर्तित हो जाता है श्वेत वामन अवस्था में। श्वेत वामन अवस्था में या वाइट ड्वार्फ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तारे को आप कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहते हैं, श्वेत वामन। और ये जो 1.44 गुना जो लिमिट होती है, इसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। तो किस प्रकार से आपने देखा कि रक्तदानव अवस्था क्या है तारे की, और श्वेत वामन में वे कैसे परिवर्तित होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो श्वेत वामन अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब। अब देखिए, अब श्वेत वामन आपने देख लिया। इसके बाद जब ये श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ, अब तारा लगातार ठंडा पड़ता जा रहा है, तारे लगातार जो है ठंडे पड़ते जाते हैं। तो जब ये श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ, ये तारा जब और ठंडा पड़ता है,
जब ये और ठंडा पड़ जाता है तब ये परिवर्तित हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ में। किसमें? ब्लैक ड्वार्फ में। यानी कि रेड जाइंट के बाद सुपरनोवा विस्फोट हुआ, फिर श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हुआ। वाइट ड्वार्फ का टेम्परेचर और डाउन हुआ, तारा और ठंडा हुआ, तब वो परिवर्तित हो गया ब्लैक ड्वार्फ में। किसमें? ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो गया। ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है वाइट ड्वार्फ जब इसका टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिए। एक दूसरी बात, अब मैंने कहा रेड जाइंट, सुपरनोवा विस्फोट, इसके बाद जो अवशेष फैला उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना या उससे कम हुआ, तो वही तारा जो है श्वेत वामन तारा कहलाता है, श्वेत वामन अवस्था में होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर इसी रक्तदानों या लाल रंग का जो तारा था, अगर सुपरनोवा विस्फोट इसमें हुआ और इसके बाद जो अवशेष फैला तारे का, उस तारे का जो अवशेष फैला, उस अवशेष का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना या उससे अधिक हो, अगर उस अवशेष का द्रव्यमान 1.44 गुना या उससे अधिक हो, तब निर्माण होता है न्यूट्रॉन तारे का। न्यूट्रॉन तारा या जिसको पल्सर तारा भी कहते हैं। तो दो चीज़ें आप रिकॉल कर लीजिए कि रेड जाइंट में रक्तदानों अवस्था में तारे में जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, उसके बाद तारे का जो अवशेष फैला, अगर उस अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने या उससे कम होता है, तब तारा श्वेत वामन अवस्था में पहुंच जाता है। और श्वेत वामन तारा जब ठंडा पड़ता है तो ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने या उससे अधिक होता है, तब जो तारा होता है उसी को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से वाइट ड्वार्फ से न्यूट्रॉन तारा बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में जब न्यूट्रॉन तारा बन गया, अब इसी तारे को जब न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, तो न्यूट्रॉन तारे की एक खासियत होती है, इसकी एक बहुत विशिष्ट खासियत होती है कि न्यूट्रॉन तारा जब बनकर तैयार होता है तो लगातार सिकुड़ता जाता है। इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है कि इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे का जितना भी द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। और आपको पता है जब कोई चीज़ सिकुड़ती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी, तो उसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी आकर्षण शक्ति या आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस न्यूट्रॉन तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये सिकुड़ता एक छिद्र का रूप ले लेता है। और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश को भी अपने भीतर खींच लेता है। प्रकाश भी इसके अंदर से बाहर पलायन नहीं कर पाता है, प्रकाश को भी ये खींच लेता है। और आपको पता है कि जहाँ पे प्रकाश नहीं होगा तो वो चीज़ हमको काले रंग की दिखाई पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन तारा ही ये काले रंग में जब परिवर्तित हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, सभी कुछ अपने अंदर खींच लेता है, तो इसी को कहा जाता है कृष्ण विवर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कृष्ण विवर, या इसी को कहते हैं कृष्ण छिद्र, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ये टर्म आपने सुना होगा। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल वास्तव में न्यूट्रॉन तारा है जो लगातार सिकुड़ता चला गया और जिससे उसका घनत्व अनंत हो गया, असीमित हो गया, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके समीप से जो भी कुछ गुजरा उसने अपने अंदर खींच लिया। इवन प्रकाश को भी वो अपने अंदर खींच लेता है, तो उस जगह पर पूरा अंधेरा हो जाता है। और इसलिए वो जो काले रंग का छिद्र जो होता है न्यूट्रॉन तारे का, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, और उसी को कृष्ण छिद्र, कृष्ण विवर या ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से तारा जो है उसका रंग परिवर्तित होता है तापमान के साथ साथ, किस प्रकार से रक्तदानों अवस्था में पहुंचता है, फिर श्वेत वामन अवस्था में पहुंचता है, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनता है। उसके बाद आपने देखा कि न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कैसे बनता है, और पल्सर तारा या न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल में कैसे
परिवर्तित होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, तो निश्चित तौर पे कभी नहीं भूलेंगे इन बातों को। और एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछता है कि तारे का जो रंग होता है वो उसके किस गुण का परिचायक होता है, किस गुण का सूचक होता है, तो उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। आपको मैंने बताया कि तारा जैसे जैसे ठंडा पड़ता जाता है उसका रंग लगातार परिवर्तित होता जाता है। ये प्रश्न कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप बताएंगे कमेंट करके हमें। पहला प्रश्न कि ब्रह्मांड के संदर्भ में जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो किसने दिया। दूसरा प्रश्न, सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है। तीसरा प्रश्न, तारों का जो रंग है वो उनके किस गुण का परिचायक होता है। ठीक, तो इसने प्रश्न हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनका जवाब हमें देंगे। बने रहें हमारे साथ, सीरीज़ जारी है, आगे भी कई चैप्टर आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जल्दी फिर मुलाकात होती है आपसे। ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।